Hello, good afternoon, everyone. So, in last class, we have started our new topic, that is steam turbine. So, we have seen what is steam turbine, what is working principle of steam turbine, how the steam turbines are classified. Okay. Then we have seen the what is a steam nozzle, then what is the working principle of steam nozzle, how steam turbine is classified based on the action of the steam, that is impulse steam turbine, reaction steam turbine, and impulse reaction steam turbine. Okay. Also, we have seen the working principle and differences between impulse and reaction turbine. Okay. Today we are going to learn some more things about impulse steam turbine. Okay. So these are the contents of today's lecture. Simple impulse steam turbine construction, its working, its important points, its disadvantages, and then we will see compounding in impulse steam turbines, velocity compounding, pressure compounding, and pressure velocity compounding. Okay. So all these topics we are going to discuss in this lecture. So the first thing is, what is simple impulse steam turbine, which is also called as a D-level impulse turbine. ठीक है. तो सिंपल इम्पल्स स्टीम टर्बाइन किसको बोलेंगे? वो इम्पल्स स्टीम टर्बाइन जिसमें नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी यूज करेंगे हम? सिर्फ वन नंबर ऑफ स्टेजेस. नाउ बाय नंबर ऑफ स्टेजेस इक्वल टू वन, व्हाट वी मीन? We mean that the set of nozzle which we are going to use here is only one. We are going to use only one set of nozzle, and rotating wheel जो रहेगा वो भी कितना रहेगा? सिंगल रहेगा, एक ही स्टेज रहेगा, सिंगल स्टेज. तो सिंगल स्टेज impulse turbine is also called as simple impulse turbine or a D level impulse turbine based on the name of the inventor. ठीक है, जो इन्वेंट किया था जिसने ये सिंपल impulse steam turbine को, उसका वो साइंटिस्ट का नाम था क्या? D level. ठीक है, तो उनके नाम पे ये रखा गया है इसका नाम. So what is simple impulse turbine? This turbine is called simple impulse turbine since the expansion of steam takes place in one set of nozzles only. Okay, and it primarily consists of a nozzle or a set of nozzle, a rotor mounted on a shaft, one set of moving blade attached to the rotor, and a casing. ठीक है, and it is also called as D-level turbine after the name of its inventor. Okay, now here one set of nozzle use हो रहा है, मतलब एक जो डायफ्राम एक ही है, उसमें नंबर ऑफ सेट ऑफ नोजल्स हो सकते हैं, और वो सेट ऑफ नोजल से जो स्टीम बाहर आ रही है वो एक ही सिंगल रोटर पे स्ट्राइक करेगी, और सिंगल रोटर जो शाफ्ट पे माउंट रहेगा, और उस रोटर के ऊपर क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे ब्लेड्स, और वो कवर रहेगा केसिंग से. ये इसका कंस्ट्रक्शन रहेगा. तो एक ही रोटर, सिंगल रोटर रहेगा जो पावर प्रोडक्शन में यूज होने वाला है. तो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल इम्पल्स टरबाइन. तो दिस इज इट्स कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे एक डायग्राम है जो एक्चुअली तीन पार्ट में है. तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, तो वो क्या है? फ्रंट सेक्शनल व्यू है, कट सेक्शन व्यू है, एक फ्रंट व्यू, वो भी हाफ खाली है. ठीक है, शाफ्ट के अपर पार्ट का, नीचे के शाफ्ट के नीचे वाले पार्ट का भी सेम सिमेट्रिकल डायग्राम आएगा. तो वो हमने यहाँ पर शो नहीं की है, खाली अपर हाफ पोर्शन ऑफ द शाफ्ट हमने शो किया, उसका भी सेक्शनल व्यू शो किया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पर देखो क्या रहता है, यहाँ पे एक नोजल रहता है, नोजल से स्टीम अंदर आती है, और यहाँ पे ब्लेड्स रहते हैं. ब्लेड्स का माउंट है रोटर के ऊपर, अटैच है. ब्लेड्स जो अटैच है कहाँ पे? रोटर पे अटैच है, और रोटर कहाँ माउंट है? शाफ्ट के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे सेक्शनल व्यू दिख रहा है जिसका. और ये रोटर जो है, पूरा जो है रोटर वाला जो पार्ट है, शाफ्ट रोटर, वो एक केसिंग से इनक्लोज किया गया है उसको. ठीक है, अब ये केसिंग जो है, बाहर वाले केसिंग, तो यहाँ से वो शाफ्ट और केसिंग के बीच में यहाँ पर एक देखो पैकिंग, लेबिरिंथ पैकिंग करके लगाया गया है यहाँ पे. ठीक है, लेबिरिंथ पैकिंग का क्या काम है कि जो स्टीम है, केसिंग के अंदर जो स्टीम है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए एक मैकेनिकल सील टाइप का हम प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो मैकेनिकल सील में बेसिकली रेक्टेंगुलर स्लॉट्स रहते हैं. हम स्लॉट्स बनाते हैं केसिंग में भी, और शाफ्ट के ऊपर भी फिन जैसा अरेंजमेंट बना के स्लॉट्स बनाते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो स्टीम एट हाई प्रेशर जो केसिंग में रहती है, ठीक है, स्टीम कहाँ से आ रही है? हमारे पास बॉयलर से आ रही है. बॉयलर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम जनरेट होती है, और वो स्टीम स्टॉप वॉल्व के थ्रू नोजल में आती है. अब नोजल में उसका प्रेशर ड्रॉप होता है, स्टिल दैट प्रेशर ड्रॉप होने के बाद भी प्रेशर स्टिल इट इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो स्टीम विल ट्राई टू गो आउट और एग्जिट फ्रॉम द केसिंग since the pressure of the atmospheric is lower as compared to the pressure of the steam inside the casing. तो steam move करने की कोशिश करेगी from high pressure zone to low pressure atmospheric zone.
तो वहां पे लीक नहीं होना चाहिए स्टीम, उसकी वजह से लेब्रिंथ पैकिंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि नॉर्मली स्टील का रहता है। स्टील के एक तरीके से यहाँ पे शाफ्ट में हम फिन टाइप का अरेंजमेंट लगाते हैं, और इसमें भी वैसे ही फिन टाइप के रेक्टेंगुलर स्लॉट्स बनाते हैं किसमें, केसिंग में, और उनको इस तरीके से सील करते हैं, तो जिगजैग वे में एक पैटर्न बनता है। ठीक है, तो ताकि स्टीम का पाथ एकदम सिंपल ना, लीकेज एकदम स्ट्रेट पार्ट ना मिले, बहुत उसको मुश्किल होगा, अगर लीक भी हो रहा है तो बहुत स्मॉल अमाउंट पे लीकेज लॉस होता है, तो उसके लिए लेब्रिंथ पैकिंग हम देते हैं। ठीक है, उसके बाद रोटर तो है, रोटर का माउंट रहता है शाफ्ट में, रोटर के ऊपर ब्लेड्स रहते हैं, ब्लेड्स और केसिंग के बीच में सर्टेन हम गैप रखते हैं, ताकि जब ब्लेड्स मूव हो तो थोड़ा बहुत अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो टकराना नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा स्मॉल गैप रखते, ज्यादा नहीं रखते अननेसेसरी, नहीं तो साइज बढ़ेगा, तो उसको वो स्मॉल गैप का बोलते हैं क्लियरेंस। ठीक है, यहाँ से नोजल से फ्रेश स्टीम आएगी, एंटर होगी, नोजल में एक्सपांड होगी। ठीक है, ये देखो ये नोजल का डायग्राम यहाँ पे भी नीचे बनाया हुआ है, नोजल से इधर स्टीम आकर फिर कहाँ जाएगी, ब्लेड, और ब्लेड का मोशन कैसा हो रहा है, हम ऐसा फ्रंट व्यू में देख रहे हैं, तो अगर परपेंडिकुलर टू द पेपर अगर हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम बॉटम टू टॉप इस तरीके से मोशन होगा, ब्लेड्स, नंबर ऑफ ब्लेड्स माउंटेड रहेंगे रोटर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ऊपर एक ही ब्लेड दिख रहा है सेक्शनल व्यू में, बट एक्चुअली नंबर ऑफ ब्लेड्स रहते हैं, जैसे गियर में नंबर ऑफ टीथ्स रहते हैं, वैसे रोटर में नंबर ऑफ ब्लेड्स रहेंगे। ठीक है, तो इनका मोशन कैसा रहेगा, डायरेक्शन ऑफ द मोशन नीचे से ऊपर है, मतलब अगर हम ये इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा हमको, रोटर जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर देखते तो। ठीक है, या फिर राइट हैंड साइड व्यू देखेंगे तो क्लॉकवाइज या रोटर का व्हील घूमता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली हम फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा कि व्हील जो है हमसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उस साइड में जा रहा है, घूम रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ब्लेड मोशन इस तरीके से होगा, यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में शो किया गया यहाँ पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, शाफ्ट के सपोर्ट करने के लिए बेरिंग है यहाँ पे, और साथ ही साथ सपोर्ट करने के साथ साथ क्या करता है शाफ्ट, जो स्टीम स्ट्राइक करती है इसके ऊपर, किसके ऊपर, रोटर के ऊपर, तो उसकी वजह से रोटर मूव हो रहा है, रोटर माउंटेड शाफ्ट के ऊपर, तो शाफ्ट के ऊपर एक्सियल थ्रस्ट एक्ट करेगा, तो एक्सियल थ्रस्ट को कैप्चर करने के लिए या फिर उसके मोशन को, एक्सियल थ्रस्ट की वजह से शाफ्ट के मोशन को कंस्ट्रेन करने के लिए भी बेरिंग यूज होता है। ठीक है, इसको सपोर्ट तो करते ही है, साथ ही साथ एक्सियल थ्रस्ट को भी बियर करता है बेरिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, इनिशियली जो हाई प्रेशर की स्टीम है वो एंटर होगी कहाँ से, नोजल से केसिंग के थ्रू, केसिंग के टरबाइन के। ठीक है, नोजल के थ्रू टरबाइन के केसिंग में एंटर होगी, तो इनिशियली इसका प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा, और वेलोसिटी लो रहेगी, तो एंटरिंग वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज सपोज v1 एंड प्रेशर ऑफ स्टीम इज सपोज p1। अब जैसे ही नोजल में एंटर हुआ तो नोजल का क्या काम है, प्रेशर एनर्जी या फिर हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है काय में, काइनेटिक एनर्जी में। हम प्रेशर भी एनर्जी भी बोल सकते हैं उसको, या फिर हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं, बिकॉज एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, तो P कम होएगा तो H की वैल्यू भी कम होगी, तो हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एंथैल्पी कम हो रही है मतलब हीट एनर्जी कम हो रही है, या फिर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है मतलब प्रेशर एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं कि नोजल कन्वर्ट्स प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली प्रेशर ड्रॉप हो रहा है जब नोजल से मूव होगा स्टीम, तो और वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखो यहाँ पे वो डायग्राम बनाए गए, वेरिएशन शो कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एंड प्रेशर ऑफ द स्टीम, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, नोजल से बाहर आने के बाद जो स्टीम आएगी, नोजल से जो स्टीम बाहर आएगी उसका प्रेशर कम होके मिलेगा और वेलोसिटी बढ़ के मिलेगी। नाउ दैट हाई वेलोसिटी स्टीम जेट विल बी impinge ऑन द रोटर ब्लेड्स ऑफ द रोटर। ठीक है, ये जो हाई वेलोसिटी जो जेट है उसको हम कहाँ स्ट्राइक करवाएंगे, रोटर के जो ब्लेड्स में। ठीक है, अब रोटर्स के ब्लेड में उसको स्ट्राइक कराएंगे तो क्या होगा, ब्लेड को मोशन मिलेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी स्टीम ट्रांसफर करेगी किसको, ब्लेड्स को, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद ब्लेड क्या होगा, ब्लेड जो कि रोटर में माउंट है, तो पूरा रोटर रोटेट होना स्टार्ट होगा, और रोटर रोटेट होना स्टार्ट होगा तो अटैच है शाफ्ट से, तो शाफ्ट भी घूमने लगेगा, और फर्दर शाफ्ट में अगर हम जनरेटर को कपल करेंगे तो जनरेटर के अंदर मोशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का, जिसके वजह से फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसका वर्किंग है किसका, सिंपल इम्पल्स टरबाइन का। और फर्दर जो टकराने के बाद जो स्टीम अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देगी तो लो वेलोसिटी में स्टीम जो है बाहर एग्जॉस्ट से चली जाएगी, कहाँ पे जाएगी, फर्दर कंडेंसर में पाइप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन है, कौन सा, डी लेवल टरबाइन, दैट इज सिंपल इम्पल्स टरबाइन, यहाँ पर जो हमको एक्सपांशन करना पड़ता है किसमें, नोजल में, वो बहुत हाई
प्रेशर तक हमको एक्सपांशन करना पड़ता है। उसका प्रेशर एक ही स्टेज में क्योंकि रिड्यूस करना है, तो हमको कंडेंसर प्रेशर तक उसको एक ही सिंगल स्टेज में लाना है। फ्रॉम बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर हमको सिर्फ नोजल में ही अचीव करना रहता है, इतना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप करवाना पड़ता है। अब जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप कराएंगे एज पर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ नोजल, उतना ज्यादा हमको क्या मिलती है, स्टीम की वेलोसिटी मिलती है। तो बेसिकली इन सिंपल इम्पल्स टरबाइन द वेलोसिटी ऑफ स्टीम exiting from the nozzle is very high. It may go up to 1050 meter per second. Imagine 1050 मीटर पर सेकंड तक इसकी वेलोसिटी मिलती है स्टीम की, जो एग्जिट करती है कहां से, नोजल से। ठीक है, तो उसकी वजह से जो स्पीड ऑफ द रोटर मिलता है हमको इस सिंपल इम्पल्स टरबाइन में, दैट स्पीड ऑफ द रोटर इज वेरी हाई। इट विल गो अप टू 25,000 टू 30,000 आरपीएम। ठीक है, 30,000 आरपीएम। ठीक है, बहुत हाई वेलोसिटी इसमें हमको मिलती है। और साथ ही साथ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन है, इतने हाई वेलोसिटी से जेट इंपैक्ट करेगा किसके ऊपर, ब्लेड के ऊपर, तो अपना मोमेंटम तो ट्रांसफर करेगा। स्टिल क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टेज है, तो मोमेंटम ट्रांसफर करने के बाद भी उसकी जो वेलोसिटी मिलेगी V2 किसकी, स्टीम की, दैट वेलोसिटी इज स्टिल वेरी हाई। और वो क्या हो रही है, यहाँ पे एग्जॉस्ट स्टीम से बाहर चल जा रही है उतने हाई वेलोसिटी से। अब वो हाई वेलोसिटी से स्टीम जा कहाँ रहा है, कंडेंसर में, क्योंकि जो रैंकाइन साइकिल में बॉयलर सबसे पहले बॉयलर फीड पंप रहता है, फीड पंप के बाद बॉयलर, फिर नोजल, फिर टरबाइन, फिर कंडेंसर, और कंडेंसर के बाद वापस से स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट होकर बॉयलर फीड पंप के थ्रू बॉयलर में जाती है बेसिकली। ठीक है, तो हमको कंडेंसर प्रेशर तक सिंगल स्टेज में इसको एक्सपांड करना है, तो प्रेशर ज्यादा, रेशियो ज्यादा रहेगा, तो वेलोसिटी, जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप करेंगे उतना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी। हाई वेलोसिटी से जेट इंपैक्ट होगा, तो उसका अपना मोमेंटम ट्रांसफर करने के बाद भी उसकी वेलोसिटी स्टिल हायर रहेगी, दैट इज वेलोसिटी V2। तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी V2 रहेगी, मतलब जो स्टीम, जो एग्जॉस्ट स्टीम में जा रही है और जो वेलोसिटी V2 हाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर वुड बी अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज गोइंग आउट फ्रॉम द टरबाइन केसिंग इज कॉल्ड एज कैरी ओवर लॉस ऑफ द स्टीम। मतलब वो स्टीम अपने साथ वो काइनेटिक एनर्जी को कैरी करके ले जाती है बाहर, और वो फर्दर कहीं यूज नहीं हो पाती हमारे लिए, तो दैट लॉस इज कॉल्ड एज कैरी ओवर लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये डिसएडवांटेज है कि ये जो है इसमें कैरी ओवर लॉसेस होते हैं। और दूसरा एक डिसएडवांटेज ये है कि हमको टरबाइन की जो स्पीड मिल रही है बहुत ज्यादा हाई मिल रही है, 30,000 आरपीएम। अब हमको जो जनरेटर को ऑपरेट करना है, जनरेटर नॉर्मली एक स्टैंडर्ड आरपीएम में वर्क करते हैं। ठीक है, हम जनरेटर खरीदने जाएंगे बाहर मार्केट में, तो उसकी स्टैंडर्ड आरपीएम पे ऑपरेट होने वाले होते हैं। ठीक है, अब उसका कैलकुलेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मोल्स और कौन से फ्रीक्वेंसी पे हमको पावर जनरेशन करना है। जैसे नॉर्मली इंडिया में कितना 50 हर्ट्ज पे हम पावर जनरेशन करते हैं, तो उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड रहते हैं वो 3000 आरपीएम में नॉर्मली जनरेटर्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। और भी अलग अलग रेंज रहते हैं, पर जो पावर प्रोडक्शन के लिए जो हम आरपीएम यूज करते हैं, तो 3000 आरपीएम में जनरेटर को ऑपरेट करना पड़ता है। अभी यहाँ पर कितनी स्पीड मिल रही है हमको, 30,000 आरपीएम तक मिल रही है। मतलब हमको वेरी हाई रिडक्शन रेशियो गियर बॉक्स यूज करना पड़ेगा उसकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, बिकॉज अल्टरनेटिवली जनरेटर को हमको इतने हाई वेलोसिटी से नहीं रोटेट करवाना, इतने हाई आरपीएम से नहीं रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको वेरी हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो गियर बॉक्स लगाना पड़ता है, दैट इज डिसएडवांटेज एक। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इसका एग्जिट वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से इसमें कैरी ओवर लॉसेस बढ़ जाते हैं इसका, तो ये उसके डिसएडवांटेज होगा सिंपल इम्पल्स टरबाइन के। तो हम पहले पॉइंट्स जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे लिखा हूं मैंने, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से फटाफट। The uppermost portion of the diagram shows a longitudinal section through the upper half of the turbine. ये longitudinal section है parallel to the axis, मतलब parallel along the length of the shaft हमने ये diagram बनाया उसका front view. The middle portion shows the actual shape of the nozzle and bleeding, and the bottom portion shows the variation of absolute pressure and absolute velocity and absolute pressure during the flow of steam through the passage of nozzle and blades. यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो रहा है नोजल में, लेकिन ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्लेड में प्रेशर जो है कांस्टेंट है, तो एक ही स्टेज में हमको नोजल में ही कंडेंसर प्रेशर अचीव हो जाएगा, वो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ब्लेड से मूव होने के बावजूद भी। और यही हमने डिफरेंस देखा है में इम्पल्स टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में, इम्पल्स टरबाइन और सॉरी रिएक्शन टरबाइन में। इम्पल्स टरबाइन में सिर्फ और सिर्फ नोजल में ही प्रेशर ड्रॉप होता है, और क्या बोलते हैं मूविंग ब्लेड्स में या मूविंग वेन्स में इसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। वहीं रिएक्शन टरबाइन में स्टेशनरी ब्लेड्स में जो कि नोजल की तरह एक्ट कर रहा है उसमें तो प्रेशर ड्रॉप होता ही है, साथ ही साथ मूविंग ब्लेड्स में भी प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसेज रहेगा दो ब्लेड्स के बीच में वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पैसेज रहने वाला है यहाँ पे। उसकी वजह से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होने की वजह से कोई फर्दर प्रेशर ड्रॉप नहीं होता मूविंग ब्लेड्स में जब स्टीम मूव होता है। तो यहाँ पे प्रेशर देखो
नोजल से बाहर आने के बाद जो एक प्रेशर मिल गया वही प्रेशर आखिर तक कांस्टेंट रहेगा, कंडेंसर प्रेशर रहेगा, ठीक है। द एक्सपांशन ऑफ स्टीम फ्रॉम इट्स इनिशियल प्रेशर दैट इज स्टीम चेस्ट प्रेशर। तो स्टीम नोजल में के एंट्री में, नोजल के जो एंट्री में, जो जस्ट एट द एंट्री ऑफ द नोजल जो स्टीम का प्रेशर रहता है, दैट प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड एज स्टीम चेस्ट प्रेशर। तो वहां से स्टीम चेस्ट प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक एक्सपांड होता है, एक ही सेट ऑफ नोजल में एक्सपांशन होता है यहाँ पर, ठीक है। एंड ड्यू टू हाई ड्रॉप इन प्रेशर इन द नोजल द वेलोसिटी ऑफ स्टीम in the nozzle increases and this steam leaves the nozzle with very high velocity, that is 1050 meter per second, and it strikes the blade of the turbine mounted on the wheel with this high velocity. The loss of energy due to higher exit velocity is commonly known as carryover loss or leaving loss. The pressure of the steam when it moves over the blades remain constant but the velocity decreases, ठीक है, क्योंकि impulse turbine है तो उसमें वेलोसिटी डिक्रीज तो होगा ही मोमेंटम ट्रांसफर करने की वजह से, बट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर रिड्यूस नहीं होगा। वही अगर यहाँ पर रिएक्शन टर्बाइन रहता तो प्रेशर भी रिड्यूस होता। द एग्जिट वेलोसिटी, लीविंग वेलोसिटी और द लॉस्ट वेलोसिटी में अमाउंट टू 3.3% ऑफ द नोजल आउटलेट वेलोसिटी। तो नोजल का आउटलेट वेलोसिटी कितना रह रहा है? 1050 मीटर पर सेकेंड। उसको अगर हम 1000 भी इमेजिन करें तो उसका 3.3% मतलब कितना होगा? 33 मीटर पर सेकेंड। तो स्टिल 33 मीटर पर सेकेंड इज वेरी हाई वेलोसिटी, जो कि लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है, जो कि हमारा V2 जो वेलोसिटी वो लॉस हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? कैरी ओवर लॉसेस या लीविंग लॉसेस। ऑल्सो सिंस ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय ओनली वन रिंग ऑफ द मूविंग ब्लेड, therefore the velocity of wheel achieved is too high, varying from 25,000 rpm to 30,000 rpm. However, this wheel or rotor speed can be reduced by adopting the method of compounding of turbine. तो इसके हमको कैसे आरपीएम को हम रिड्यूस कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे अभी बाय कंपाउंडिंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा रिलेटेड टू इंपल्स टरबाइन। क्या क्या पॉइंट्स हो जाएंगे? इंपल्स टरबाइन स्टीम कमिंग आउट थ्रू ए फिक्स्ड नोजल एट ए वेरी हाई वेलोसिटी स्ट्राइक द ब्लेड फिक्स्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रोटर। द ब्लेड चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द स्टीम फ्लोइंग विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर, ठीक है। तो ब्लेड में जो डायरेक्शन चेंज होता है स्टीम का, बट प्रेशर चेंज नहीं होता। और जो फोर्स ड्यू टू मोमेंटम कॉजेज द रोटेशन ऑफ द टरबाइन शाफ्ट। तो बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल में इसका हमने देख चुके थे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे ये प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। कौन? इंपल्स टरबाइन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लेड्स, ठीक है। तो मोमेंटम किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्टीम का। इसके एग्जांपल्स क्या है? इंपल्स टरबाइन के डी लेवल टरबाइन, कर्टिस टरबाइन एंड रेट्यू टरबाइन। उसमें से सिंपल इंपल्स टरबाइन को हम डी लेवल टरबाइन बोलते हैं, और उसका अगर हम कंपाउंडिंग कर दे तो फिर वो कर्टिस और रेट्यू टरबाइन बन जाता है। वो कंपाउंडिंग करने के बाद सिंपल है तो डी लेवल टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। The impulse turbine consists basically of rotor mounted on the shaft that is free to rotate in a set of bearings. The outer rim of the rotor carries a set of curved blades and the whole assembly is enclosed in the airtight case, जिसको हम क्या बोलते हैं? airtight case को casing बोलते हैं normally. And nozzle direct steam against the blade and turn the rotor. The energy to rotate an impulse turbine is derived from the kinetic energy of the steam flowing through the nozzle. तो जो एनर्जी उसको रोटेट करने के लिए यूज होती है वो काय की एनर्जी यूज करते हैं? हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नोजल एग्जिटिंग फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम एग्जिटिंग फ्रॉम द नोजल, ओके। उसके अलावा क्या है? इंपल्स टरबाइन किसको बोलते हैं? इंपल्स वर्ड मतलब, इंपल्स वर्ड हम नॉर्मली इंपल्सिव फोर्स उसको बोलते हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है। तो क्योंकि बहुत हाई वेलोसिटी से स्टीम एंटर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो बहुत कम टाइम के लिए वो स्ट्राइक होता है, और वही कम टाइम में बहुत हाई फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है। किसके ऊपर? टरबाइन ब्लेड के ऊपर। और इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए हम टॉय का पिन व्हील का भी प्रिंसिपल समझ सकते हैं। ऐसे कोई भी एक पिन ले लिया, उसके ऊपर एक व्हील चक्री रख ली, खिलौने वाली चक्री, और उसको हम फूकेंगे एक तरफ से, एयर ब्लो करेंगे उसके ऊपर। तो जितनी जोर से एयर ब्लो करेंगे क्या होगा? उतनी जोर से वो चक्री मूव होगी। तो वैसे ही कुछ वर्किंग प्रिंसिपल उसका भी कंपेयर कर सकते हैं टरबाइन से, कि जितने हाई वेलोसिटी से जेट उस पर इंपैक्ट होगा उतना हाई आरपीएम से जो रोटर है टरबाइन का वो रोटेट होगा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से टॉय पिन व्हील के ही वर्किंग प्रिंसिपल की तरह से स्टीम टरबाइन भी ऑपरेट करता है। उसके अलावा और क्या पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे? स्टीम नोजल्स आर लोकेटेड एट टरबाइन इनलेट। टरबाइन के इनलेट पे स्टीम नोजल लोकेट होता है, और जैसे जैसे नोजल से स्टीम पास होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। अब यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है? पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बुक्स में ऐसा वर्ड यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रेशर एनर्जी। ये क्या रीजन है? कहीं बहुत जगह बॉयलर फीड पंप से जो बॉयलर के ऊपर जो स्टीम स्टॉप वॉल रहता है जहां से स्टीम बाहर आती है, तो वो नॉर्मली एट हायर हाइट रहती है। तो वो नॉर्मल हायर हाइट से जो स्टीम का जो टरबाइन का इनलेट है जो नोजल के थ्रू होके आता है, तो वो हाइट डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। तो स्टीम जो कि बॉयलर से
स्टीम स्टॉप वॉल से एग्जिट होके आ रही है कहाँ पर, नोजल में, तो नोजल लोअर हाइट में रहता है और स्टीम स्टॉप वॉल हायर हाइट में रहता है। तो हायर हाइट टू लोअर हाइट जब स्टीम आ रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी काय में, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी में उस जोन में कन्वर्ट हो रही है, और साथ ही साथ नोजल में तो हो ही रहा है, वहां पे प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नाउ द स्टीम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टरबाइन ब्लेड्स एंड टर्न्स द रोटर, द वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज रिड्यूस्ड इन पासिंग ओवर द ब्लेड्स। ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी ब्लेड्स के स्टेजेस, सक्सेसिव स्टेजेस से पास होगी, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती जाती है, ऑब्वियसली, क्योंकि अपना मोमेंटम जो है स्टीम ब्लेड को देते आ रहा है, तो उसका मोमेंटम लॉस होगा। So some of its kinetic energy has been transferred to the blade to turn the rotor. That's why इसकी velocity कम होती है. An impulse turbine may be used to drive forced draft blowers, pumped and main propulsion turbines. ठीक है, ये propulsion turbines हम normally ships वगैरह में use करते हैं, jet propulsion में, तो वहां पर भी इसको एप्लीकेशन हो सकते हैं impulse turbine के, और साथ ही साथ forced draft blowers. ड्राफ्ट ब्लोअर्स किसको बोलते हैं, फोर्स्ड ड्राफ्ट ब्लोअर्स। जैसे चिमनी वगैरह से हम एग्जॉस्ट स्टीम को बाहर भेजते हैं, तो उसको हमको फोर्सफुली अगर भेजना है, अगर उसकी डेंसिटी से भी फ्लो हो सकता है वो नेचुरली, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, या फिर हमको फोर्सफुली इसको फ्लो करवाना है, तो हमको एक पंप, एक ब्लोअर यूज करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो ब्लोअर को पावर इनपुट देने के लिए भी हम इम्पल्स टरबाइन से पावर इनपुट दे सकते हैं, या फिर जो बॉयलर फीड पंप है उसको भी रन करने के लिए, मतलब पावर जनरेशन के लिए तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ अदर ऑक्सिलरीज को भी ड्राइव करने के लिए पावर प्लांट में इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज, ये दोनों डिसएडवांटेज भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होने की वजह से बहुत हाई आरपीएम इसमें जनरेट होता है रोटर के स्पीड का, तो रोटर की स्पीड काफी हाई मिलती है 30,000 आरपीएम तक, जो कि हम डायरेक्टली जनरेटर में नहीं दे सकते, क्योंकि जनरेटर का मतलब एक फिक्स्ड स्पीड रहती है जिसमें नॉर्मली ऑपरेट होता है, तो उसको हमको हाई रिडक्शन रेशियो गियर बॉक्स यूज करना पड़ेगा, तो अननेसेसरी हमारा कॉस्ट बढ़ेगा वहां पे। ठीक है, और क्या होगा, दूसरी तो वेलोसिटी जो स्टीम की एग्जिट हो रही है यहाँ पे एग्जॉस्ट में जो जा रही है वो काफी हाई है, जिसकी वजह से लॉस जो होता है, कंसिडरेबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलता है, 33 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, जैसे कैलकुलेशन की हमने 3.3% के हिसाब से, तो वो भी डेट 33 मीटर पर सेकेंड की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है डेट इज वेरी हाई। ओके, सो ये दो बेसिकली डिसएडवांटेज है सिंपल इम्पल्स स्टीम टरबाइन के। तो इन दो डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करके एक प्रोसेस होती है, उसको यूज करते हैं काय में, इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, तो कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन विच इज आल्सो कॉल्ड एज मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द रोटर स्पीड। तो क्योंकि 30,000 आरपीएम प्रैक्टिकल नहीं है यूज करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, स्टीम टरबाइन का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग मतलब, कंपाउंड वर्ड क्या बोलते हैं नॉर्मली, नॉर्मल लैंग्वेज में कंपाउंडिंग मतलब एक से ज्यादा दो अलग चीजों को मिलाना, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, जैसे कंपाउंड बन रहे हैं, केमिकल कंपाउंड जैसे बोल रहे हैं, तो सिमिलर एलिमेंट से मिलकर जो बनता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, और सिमिलर एलिमेंट से मिलकर डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर जो कुछ बनता है तो उसको सब्सटेंस, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा रोटेटिंग ब्लेड को कंपाउंड कर देते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं एक जगह पे, कि शाफ्ट में जो रोटर रहता है, शाफ्ट के रोटर, उसमें उसको की कर देते हैं, सीरीज में अटैच कर लेते हैं रोटर को, और इनके कॉमन शाफ्ट से अटैच कर देते हैं सारे रोटर्स को। तो दिस इज पॉसिबल बाय, देखो क्या बोले यहाँ पे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हाई परफॉर्मेंस, सॉरी इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू इनकॉर्पोरेट सम इंप्रूवमेंट्स फॉर प्रैक्टिकल यूज एंड आल्सो टू अचीव हाई परफॉर्मेंस। तो ये कब पॉसिबल रहेगा, दिस इज पॉसिबल बाय मेकिंग यूज ऑफ मोर देन वन सेट ऑफ नोजल्स एंड रोटर्स इन सीरीज keyed to the shaft, so that either the steam pressure or jet velocity is absorbed by the turbine in stages. This is called as compounding of turbines. जैसे कि हमने सिंपल इम्पल्स टरबाइन में देखे कि एक ही स्टेज में हम सारा का सारा प्रेशर ड्रॉप करवा दे रहे थे नोजल में, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही थी स्टीम की, और एक ही रोटेटिंग व्हील था, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वही एक रोटेटिंग व्हील एब्जॉर्ब कर ले रहा था, उसका बहुत ज्यादा आरपीएम मिल रहा था। तो ऐसा अगर ना करते हुए हम क्या करें, प्रेशर ड्रॉप को भी स्टेजेस में करवाएं, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो कि मिल रही है रोटर को वो भी हम स्टेजेस में अगर उसको दें, तो इतना हाई वेलोसिटी हमको नहीं मिलेगी आरपीएम की। ठीक है, तो ये अचीव हम कैसे करते हैं, बाय कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम रोटर्स को सीरीज में अटैच करते हैं और सारे रोटर्स को एक शाफ्ट में की कर लेते हैं। ठीक है, सारे, जैसे कोई भी हम गियर वगैरह माउंट करते हैं शाफ्ट में, तो की के थ्रू अटैच करते हैं ना उसको, तो एक
कॉमन की के थ्रू इन सभी रोटर्स को अटैच कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कॉमन की से अटैच करने से वेलोसिटी कैसे रिड्यूस होती है। तो बेसिकली देखो, अगर 3 लोग आदमी है, 3 लोग को दौड़ना है, तीनों की एक स्पीड है, कैपेबिलिटी है कि एक आदमी 15 किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकता है, दूसरा आदमी 12 किलोमीटर से दौड़ सकता है, तीसरा आदमी 10 किलोमीटर से दौड़ सकता है। ठीक, अब इंडिविजुअल जब जाएगा 15 किलोमीटर तो बहुत हाई स्पीड से जा रहा है, मतलब 15 किलोमीटर से। ठीक है, बट अभी क्या कंडीशन दे दी 3 आदमी को, तुम तीनों को साथ में चलना है, मतलब हाथ पकड़ के चलना है सबको। ठीक है, एक आदमी का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, एक की 12, एक की 15। तो जब तीनों आदमी साथ साथ ही जाएंगे हाथ पकड़ के, तो क्या होगा, इसमें ओवरऑल स्पीड बढ़ेगी नहीं, कम होगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि 15 वाला आगे भागने की कोशिश करेगा, बट उसने क्योंकि 10 वाले का हाथ पकड़ के रखा है तो वो इतने तेज भाग नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से उसको अपनी स्पीड कंट्रोल करना पड़ेगा 15 वाले को। और अल्टीमेटली जो ओवरऑल मोशन होगा वो सबसे कम जो स्पीड से रोटेट हो पा रहा है उसके मोशन के हिसाब से फाइनल ओवरऑल स्पीड, मतलब वो उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा ओवरऑल स्पीड में। यहाँ पर वैसे ही कुछ होता है। The high rotational speed of turbine can be reduced by following method of compounding: velocity compounding, pressure compounding and pressure velocity compounding। अभी ये तीनों में क्या डिफरेंस है अभी हम देख लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो पहले मैं इसमें अरेंजमेंट बता देता हूँ, फिर यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो यहाँ पर 3 डिफरेंट रोटर्स है, यहाँ पे एग्जांपल 3 डिफरेंट मूविंग ब्लेड्स है। तो हम, ठीक है, नोजल वेलोसिटी कंपाउंडिंग इंपल्स टरबाइन को हम बोलते हैं कर्टिस टरबाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शाफ्ट है, शाफ्ट से है नोजल, ये यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम में नोजल है, नोजल से स्टीम एंटर होगी और पहले स्ट्राइक करेगी मूविंग ब्लेड्स में। ठीक है, फर्स्ट सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स में यहाँ पे यानी एक रोटेटिंग व्हील है यहाँ पे। ठीक है, फिर रोटेटिंग व्हील के बाद गाइड ब्लेड्स रहेगा जो कि हमारे केसिंग में अटैच रहता है। गाइड ब्लेड्स का क्या काम है, सिर्फ स्टीम को एक डायरेक्शन देना, स्टीम को प्रॉपर डायरेक्शन देना, गाइड करना, वो कुछ रोटेट नहीं होते। और मूविंग ब्लेड्स तो रोटेट होते हैं, स्टीम जब उस पर स्ट्राइक होता है तो रोटेट होते हैं। गाइड ब्लेड्स फिक्स रहते हैं और वो सिर्फ डायरेक्ट करते हैं स्टीम को आगे फर्दर जाने के लिए। ठीक है, तो ये गाइड ब्लेड जो रहते हैं वो कहाँ फिक्स रहते हैं, केसिंग में अटैच रहते हैं। और मूविंग ब्लेड जो रहते हैं रोटर के एंड में अटैच रहते हैं, पेरीफेरी में रोटर के, रोटेटिंग व्हील के। अब देखो यहाँ पे 3 सेट्स ऑफ मूविंग ब्लेड्स यूज किए हैं यहाँ पे हम। ठीक है, 1 2 3, बट ये 3 सेट्स ऑफ मूविंग ब्लेड्स के लिए व्हील जो है रोटेटिंग व्हील है, कॉमन रोटेटिंग व्हील है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रोटेटिंग व्हील यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे, तो इन तीनों रोटेटिंग व्हील को हम कॉमन एक शाफ्ट से की कर दिए। देखो नीचे यहाँ पर दिख रहा है सेक्शनल व्यू। तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले जब स्टीम यहाँ पे स्ट्राइक करेगी फर्स्ट सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स में, तो वो मूव होने की कोशिश करेगा, बट वो अकेला मूव नहीं हो रहा है, उसको साथ साथ ये बाकी के 2 मूविंग ब्लेड के सेट है उनको भी रोटेट करना है। तो उसकी वजह से एकदम से स्पीड उसकी बहुत ज्यादा हाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनका वेट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करेगा सेकंड मूविंग ब्लेड सेट का, मूविंग ब्लेड का, और थर्ड सेट ऑफ मूविंग ब्लेड का। बाद में फिर स्टीम की कुछ वेलोसिटी इसको दे चुकी रहेगी स्टीम, तो जो फर्दर स्टीम आगे मिलेगी गाइड ब्लेड से होते हुए सेकंड स्टेज ऑफ मूविंग ब्लेड में जाएगी, वो थोड़े कम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी सेकंड सेट ऑफ मूविंग ब्लेड में। तो सेकंड सेट ऑफ मूविंग ब्लेड के में जो वेलोसिटी है वो कम मिलेगी, फिर थर्ड सेट ऑफ मूविंग ब्लेड की वेलोसिटी फर्दर और कम मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे स्टीम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो ब्लेड से टकराते जा रहे हैं और अपनी वेलोसिटी यानी अपना मोमेंटम लूज करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे सक्सेसिव स्टेजेस हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रोटर्स की, रोटेटिंग व्हील की स्पीड कम होती जाएगी। और ये सारे जो रोटर्स, ये सारे जो मूविंग ब्लेड्स हैं वो कॉमन शाफ्ट से अटैच है, तो क्या होगा, ओवरऑल स्पीड जो है इस शाफ्ट की वो कम हो जाएगी यहाँ पे, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे हम स्टेजेस में वेलोसिटी को या फिर काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी कंपाउंडिंग, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो स्टेजेस में रिड्यूस हो रहा है। प्रेशर तो सडनली एक ही बार में रिड्यूस हो जाएगा जो कि नोजल में रहेगा, नोजल में जो एक बार प्रेशर रिड्यूस होगा वही हो जाएगा, बाद में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मेंटेन करेंगे हम 2 ब्लेड्स के बीच में, तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंडिंग इज कॉल्ड एज velocity compounding, in which velocity is compounded, means velocity or kinetic energy of the steam is dropped in stages. Kinetic energy of the steam is dropped or reduced in stages. Okay, अब यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे मैंने अच्छे से डायग्राम को शो किया हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मूविंग ब्लेड्स हैं और जितने भी 2 से ज्यादा भी मूविंग ब्लेड्स के सेट्स हो सकते हैं, और जितने मूविंग ब्लेड्स के सेट रहेंगे हर एक मूविंग ब्लेड्स के सेट के या के बीच में एक फिक्स ब्लेड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि फिक्स ब्लेड जिसको हम गाइड ब्लेड भी बोलते हैं, और गाइड ब्लेड कहाँ माउंटेड रहता है, केसिंग में माउंटेड रहता है। ठीक है, तो गाइड ब्लेड को माउंट करने का गाइड ब्लेड का बस एक ही काम है कि वो प्रॉपर डायरेक्शन देना किसको, स्टीम को। ठीक है, अब यहाँ पर नोजल का एक ही सेट रहेगा, कहाँ पर, वेलोसिटी कंपाउंडिंग में। तो जब नोजल में ही हमको सारा का सारा हम प्रेशर ड्रॉप करवा देंगे। ठीक है, नोजल में क्या होगा, स्टीम एंटर होगा हाई प्रेशर में,
हाई प्रेशर से उसका प्रेशर ड्रॉप करेंगे और वो प्रेशर को हम कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो नीचे ग्राफ दिख रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी नोजल में, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। अब ये जो प्रेशर एक बार ड्रॉप हो गया वो कंडेंसर प्रेशर तक, वही प्रेशर आखिर तक सेम रहने वाला है। तो ये लाइन देखो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। बट यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कंपाउंडिंग करना है हमको। तो अब फर्स्ट मूविंग ब्लेड्स में एंटर होगा, अपनी मूविंग ब्लेड को वो क्या करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो स्टीम की वेलोसिटी कम हो गई यहाँ पर। फिर क्या होगा, फिक्स ब्लेड से मूव होगा, फिक्स ब्लेड को मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करेगा, सिर्फ वो फ्लो होगा, एक प्रॉपर उसको डायरेक्शन देगा फिक्स ब्लेड। तो यहाँ तो प्रेशर तो ड्रॉप होगा नहीं, साथ ही साथ वेलोसिटी भी ड्रॉप नहीं होगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी फिक्स ब्लेड में। फिर सेकंड स्टेज ऑफ मूविंग ब्लेड में आएगा तो फर्दर उसकी वेलोसिटी ड्रॉप होगी, और फिर फर्दर हमको जितना ज्यादा हम चाह रहे हैं कि वेलोसिटी ज्यादा लॉस ना हो, कैरी ओवर लॉसेस ज्यादा ना हो, तो उतने ज्यादा हम स्टेजेस लगा सकते हैं। जितने ज्यादा स्टेजेस हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को, काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। जीरो तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो लॉस्ट होगी वेलोसिटी, या फिर काइनेटिक एनर्जी लॉस तो होगी, यानी कैरी ओवर लॉसेस जो एग्जॉस्ट स्टीम की, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रहेगी ना। हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेजेस, बट उसका भी एक लिमिटेशन है। अब ऐसा ना हो कि हम एग्जिट वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी को यूज करने के लिए नंबर ऑफ स्टेजेस इतनी बढ़ा दिए कि हमारा इनिशियल कॉस्ट बहुत बढ़ जा रहा है। अब इनिशियल मतलब जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ाएंगे, ब्लेड्स वगैरह हम बढ़ाते जा रहे हैं, रोटेटिंग नंबर ऑफ रोटेटिंग व्हील्स या नंबर ऑफ स्टेजेस, तो उतना कॉस्ट भी तो बढ़ते जा रहा है ना टरबाइन का। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि कॉस्ट, जो इनिशियल कॉस्ट हम टरबाइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक स्टेज बढ़ाने का, वो चीज वो हमारे लिए, वो ज्यादा हमारे लिए क्या मतलब ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा एज कम्पेयर टू द लॉस। तो वो एक स्टेज ऐसा आएगा कि हम लॉस बियर कर सकते हैं कि चलो इतने वेलोसिटी से 33 मीटर पर सेकंड से नहीं जा रही वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड से स्टीम बाहर चले जाना चाहिए, चलो ठीक है 10 मीटर पर सेकंड से बाहर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्दर अगर ये 10 मीटर पर सेकंड के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है उसको यूटिलाइज करने के लिए हम फर्दर एक और स्टेज लगाएंगे टरबाइन में, तो जितना वो लॉस रिकवर नहीं कर पाएगा उससे ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में फिर हम लिमिट कर देंगे कि नंबर ऑफ स्टेजेस इतने होने चाहिए। तो इसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कितनी एग्जिट वेलोसिटी है, और हम रिकवर करने में हमारा ज्यादा फायदा है या फिर रिकवर उसको छोड़ दे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ स्टेजेस डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दो डायग्राम है, तो यहाँ पे 3 मूविंग ब्लेड्स के स्टेजेस बताए, यहाँ पर 2 स्टेज बताए। ठीक है, तो दोनों सेम है। यहाँ पे भी जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाएंगे तो सब में यही काम होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। एक बार जो मिल गया वेलोसिटी स्टेजेस में रिड्यूस होगी, और वो भी वेलोसिटी जो रिड्यूस हो रही है वो मूविंग ब्लेड्स में रिड्यूस होगी, गाइड ब्लेड्स में रिड्यूस नहीं होगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी कंपाउंडिंग, एंड इम्पल्स टरबाइन व्हिच यूजेस वेलोसिटी कंपाउंडिंग इज कॉल्ड एज कर्टिस टरबाइन। ठीक है, तो क्या क्या है कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ नोजल, सिंगल सेट, ओके, एंड अ फ्यू रोज ऑफ मूविंग ब्लेड्स। फ्यू रोज वो कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे, 2 3 4 ज्यादा भी हो सकते हैं। few rows of moving blades which are fixed to the shaft and rows of fixed blades which are attached to the casing। ठीक है, मूविंग ब्लेड जो है शाफ्ट से फिक्स है सारे के सारे, और जो फिक्स ब्लेड है वो काय से फिक्स है, केसिंग से। एज शोन इन फिगर द 2 rows of moving blades, 2 rows मतलब ये ऊपर वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं 2, ये इसमें 3 rows है, ये वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन है। As shown in figure, the 2 rows of moving blades are separated by a row of fixed blade. The high velocity steam first enters the first row of moving blade where some portion of velocity is absorbed. ठीक है, then it enters the ring of the fixed blade where the direction of steam is changed to suit the second ring of moving blades. ठीक है, there is no change in velocity as the steam passes over the fixed blade। जैसे कि हमने ग्राफ में भी देख लिया, फिक्स ब्लेड में कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और प्रेशर तो वैसे भी चेंज नहीं होगा कहीं पर भी। The steam then passes on to the second row of moving blade where the velocity is further reduced. Thus, a fall in velocity occurs every time when steam passes over the rows of moving blades. The steam thus leaves the turbine with a low velocity. तो इसका जो डिसएडवांटेज था कि बहुत हाई वेलोसिटी से स्टीम एग्जिट हो रही है, जिसकी वजह से कैरी ओवर लॉसेस या लीविंग लॉसेस जिसको बोलते हैं बहुत बढ़ जा रही थी हमारी सिंपल इम्पल्स टरबाइन में, वो डिसएडवांटेज यहाँ पर रिमूव हो गया। The variation of pressure and velocity of the steam as it passes over the moving blade and fixed blade as shown in figure। ठीक है, शो किया गया यहाँ पे कैसे प्रेशर और वेलोसिटी एब्सोल्यूट स्टीम की जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो चेंज हो रही है। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस ओनली इन द नोजल एंड देयर इज नो फर्दर ड्रॉप ऑफ प्रेशर एज इट पासेस ओवर द मूविंग ब्लेड्स। तो इम्पल्स टरबाइन में यही होता है, सिर्फ प्रेशर कहाँ ड्रॉप होता है, नोजल में। मूविंग ब्लेड्स में प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। अगर मूविंग ब्लेड्स में भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो हम उसको कौन सा टरबाइन बोलेंगे, रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, so these are the some points related to velocity compounding।
Next one is pressure compounding. And the impulse turbine utilizing pressure compounding is also called as रेट्यू टर्बाइन. ठीक है, मोस्ट कॉमन नेम है उसका रेट्यू टर्बाइन. और उसके अलावा एक और टाइप का टर्बाइन होता है जो कि उतना कॉमन नहीं है, वो है जोली टर्बाइन. ठीक है, उसमें भी हम प्रेशर कंपाउंडिंग यूज करते हैं. तो इसमें क्या होता है रेट्यू टर्बाइन में प्रेशर कंपाउंडिंग. नाउ द वर्ड प्रेशर कंपाउंडिंग मतलब क्या करना है हमको, प्रेशर को कंपाउंड करना है, यानी प्रेशर को धीरे धीरे हम ड्रॉप करवाना है, ये हमको काम है इसमें. ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, प्रेशर कंपाउंडिंग में जो नोजल रहता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं करेंगे. अगर हम जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में एक ही स्टेज में प्रेशर को ड्रॉप कराना है तो उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पर हमको स्टेजेस में प्रेशर को रिड्यूस कराना है तो हम नोजल भी ऐसा यूज करेंगे जिसमें बहुत कम प्रेशर ड्रॉप हो, बहुत ज्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनिशियल स्टेज में वेलोसिटी बहुत ज्यादा कन्वर्ट नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी. प्रेशर कम ड्रॉप हुआ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज भी कम होगा ऑब्वियसली, बिकॉज नोजल का काम ही हुआ है प्रेशर एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट करना. तो प्रेशर ही कम लॉस हो रहा है, कम रिड्यूस हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम इंक्रीज होगी. ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, प्रेशर जो हम फर्स्ट सेट ऑफ नोजल, यहाँ पे सेट ऑफ नोजल रहेगा. वेलोसिटी कंपाउंडिंग में एक ही नोजल रहता है, यहाँ पे वेरियस सेट ऑफ नोजल रहेगा. और यहाँ पर हम कोई फिक्स्ड नोजल या गाइड ब्लेड वगैरह नहीं रहता है यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि स्टीम का जो नोजल का जो पोजीशन रहेगा वही दैट इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ गाइड और इट इटसेल्फ इज प्रोवाइडिंग अ सर्टेन पाथ टू द स्टीम बिफोर एंटरिंग द मूविंग ब्लेड्स. ठीक है, तो प्रेशर कंपाउंडिंग में कोई भी ऐसा फिक्स्ड ब्लेड्स या फिर जिसको हम गाइड ब्लेड्स बोलते हैं वो नहीं रहते, बट यहाँ पे क्या रहता है, सेट ऑफ नोजल रहता है. अब सेट ऑफ नोजल भी जो रहते हैं डिफरेंट सेट ऑफ नोजल, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं कराते हैं. तो इनिशियली क्या होगा, प्रेशर फर्स्ट सेट ऑफ नोजल से सॉरी स्टीम फर्स्ट सेट ऑफ नोजल से एंटर करेगा, उसमें थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप होगा, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. अब थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उस काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ गई उसको हम पास करवाएंगे किससे, ब्लेड से. कौन से, मूविंग ब्लेड से. वो मूविंग ब्लेड्स में क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा, मूविंग ब्लेड्स रोटेट होगी और वो टरबाइन के शाफ्ट में माउंटेड है तो उसको वेलोसिटी देगी, उसका आरपीएम शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट होगा टरबाइन का. अब फर्दर क्या हुआ, इसकी इनिशियली कम वेलोसिटी ही तक ही उसको एक्सपांड किया हमने, कम प्रेशर से एक्सपांड किया, कम ही वेलोसिटी मिली और वो भी कम वेलोसिटी हमने मूविंग ब्लेड को ट्रांसफर कर दिया, तो बहुत कम वेलोसिटी हो गई स्टीम की. अब इतने कम वेलोसिटी से अगर वापस से हम इंपैक्ट कराएंगे रोटेटिंग व्हील में तो इतना ज्यादा पावर नहीं मिलेगा. तो क्या करेंगे हम, वापस से क्या करेंगे, उसको नोजल से पास करेंगे सेकंड सेट ऑफ नोजल से. तो सेकंड सेट ऑफ नोजल से पास करेंगे तो क्या करेंगे, वापस से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वापस से प्रेशर ड्रॉप होगा. जब मूविंग ब्लेड से पास की तो प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि ये इंपल्स टरबाइन है. ठीक है, मूविंग ब्लेड में से वेलोसिटी ड्रॉप होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. अब वापस से नोजल में भेजेंगे उसको स्टीम को, तो क्या होगा, नोजल में प्रेशर ड्रॉप, अगेन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगेन वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मूविंग ब्लेड से उसको पास करेंगे तो वापस से वो उसको अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा जिसकी वजह से रोटर रोटेट होगा और रोटर रोटेट होने की वजह से शाफ्ट रोटेट होगा. अब क्या होगा, वापस से जो ब्लेड्स मूविंग ब्लेड्स के बाहर जो स्टीम जा रही है वो कम वेलोसिटी में आ गई. तो अब फर्दर और अगर थर्ड स्टेज है तो उसको हम फर्दर और प्रेशर को यूटिलाइज करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं. तो ऐसा हम कब तक कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे, एट दी एंड हमको कंडेंसर प्रेशर मिलना चाहिए. अब प्रेशर धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है सक्सेसिवली स्टेजेस में, तो जब आप कंडेंसर प्रेशर तक आ गया तो फिर हम उसको भेज देंगे, फर्दर और स्टेजेस नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि एट द एंड हमको कंडेंसर जो प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है वहां तक चाहिए, बिकॉज स्टीम टरबाइन से निकलने के बाद कहाँ जाएगी, कंडेंसर में जाने वाली है. ठीक है, तो इस हिसाब से हम नंबर ऑफ स्टेजेस रहेंगे और यहाँ पे नोजल खुद एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है मूविंग ब्लेड्स को मूव होने के लिए. ठीक है, वहां पर क्या होता है, नोजल के बाद तो पहले तो मूविंग ब्लेड रहती थी, पर मूविंग ब्लेड से स्टीम बाहर निकलने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता था. कहाँ पे, वेलोसिटी कंपाउंडिंग. उसको प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए हम चाह रहे हैं कि प्रॉपर जगह पे स्ट्राइक करना चाहिए, ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगा वो तभी प्रॉपरली वो मूव होगा टरबाइन का शाफ्ट. ठीक है, और जितने ज्यादा रेडियल डिस्टेंस रहेगा उतना कम फोर्स लगेगा. ठीक है, हमको बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस आर, उसको रोटेट करवाने के लिए हमको आर ज्यादा चाहिए, तो हम प्रॉपर ब्लेड्स में ही स्ट्राइक होना चाहिए. अगर शाफ्ट के पास बीच में रोटेटिंग व्हील में शाफ्ट के पास स्ट्राइक करेगा तो उतना ज्यादा हमको वेलोसिटी नहीं मिलेगा, मतलब उतना ज्यादा आरपीएम उसमें उतने इफेक्टिवली मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. इसलिए उसको प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए वहां पर हम गाइड ब्लेड यूज करते हैं. और यहाँ पर तो नोजल ही है तो नोजल को ये एंगल ही इस तरीके से सेट करेंगे कि प्रॉपरली स्ट्राइक हो. इस वजह से यहाँ पर गाइड ब्लेड्स की जरूरत नहीं पड़ती है किसमें, प्रेशर कंपाउंडिंग. ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर 2 स्टेज है, यहाँ पर 3 स्टेज का भी मैंने एक डायग्राम लिया उस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम है, नोजल्स है और यहाँ पे सिर्फ मूविंग ब्लेड्स है, देयर इज नो सच गाइड ब्लेड्स. ओके, देयरफॉर what are the points related to pressure compounding? It consists of number of fixed nozzles,
which are incorporated between the rings of the moving blades. ठीक है, the moving blades are keyed to the shaft. सारे moving blade को हमने की के थ्रू shaft में अटैच करेंगे. Here the pressure drop is done in number of stages. Each stages consist of set of nozzle and a ring of moving blades. ठीक है, तो नोजल और मूविंग ब्लेड्स का जो दोनों का कंबाइनली है उसको हम एक स्टेज बोलेंगे, दोनों का कंबाइनली. नाउ द स्टीम एंड फ्रॉम द बॉयलर passes first set of nozzle. It expands partially. पार्शियली मतलब उसको बहुत ज्यादा नोजल का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस नहीं कर रहा है, एकदम से एक ही बार में उसको कंडेंसर प्रेशर तक नहीं ला रहा है, पार्शियली धीरे धीरे लाना है हमको. ठीक है, तो नियरली ऑल इट्स वेलोसिटी इज एब्सॉर्ब व्हेन इट पासेस ओवर द फर्स्ट सेट ऑफ द ब्लेड. नियरली ऑल इट्स वेलोसिटी. ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे चेंज दिख रहा है वेलोसिटी, तो यहाँ से जो थी वेलोसिटी तो पूरी तकरीबन देखो यहाँ पे एंट्रिंग वेलोसिटी कितनी थी और तकरीबन पूरी उतनी वेलोसिटी बहुत सारी उसमें ट्रांसफर हो गई. यहाँ पर तो एकदम सेम दिखाया गया है, जितनी एंट्री वेलोसिटी थी उतनी वेलोसिटी यहाँ पर मिल गई ये वाले डायग्राम में. तो तकरीबन पूरी वेलोसिटी कहाँ हो गई, एब्जॉर्ब हो गई फर्स्ट सेट ऑफ मूविंग ब्लेड में. अब फर्दर सेकंड स्टेज को हम वेलोसिटी कैसे देंगे, होती तो है नहीं, यानी काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए वापस से हम उसको नोजल से पास करेंगे और अवेलेबल प्रेशर इन द स्टीम को यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू गेन दी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो उसके बाद करने के बाद क्या करेंगे हम, ये स्टेज सक्सेसफुली आ गया, इसी तरह से हम उसको पास करते जाएंगे, प्रेशर को कम करते जाएंगे, वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे और रोटेटिंग ब्लेड्स को ट्रांसफर करते जाएंगे. ऐसा कब तक करते जाएंगे, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द स्टीम लीव्स एट द condenser pressure. Okay, and by reducing the pressure in stages the velocity of steam entering the moving blade is considerably reduced. ठीक है, hence the speed of the rotor is reduced. तो या तो हमको ऐसा करने से बहुत कम रिडक्शन रेशियो का गियर बॉक्स यूज करना पड़ेगा या फिर नहीं यूज करना पड़ेगा, ऑलरेडी हमारा जो 3000 आरपीएम वो अचीव हो जाएगा. ठीक है, एंड रेटियो एंड जोली टर्बाइंस यूजेस दिस मेथड ऑफ कंपाउंडिंग. Now the third one is pressure velocity compounding, which is a combination of both type of compounding. ठीक है, जिसमें प्रेशर को भी हम सक्सेसिवली स्टेजेस में रिड्यूस करते हैं और वेलोसिटी को भी सक्सेसिवली रिड्यूस करते हैं. तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉर्मली यूज्ड इन द मॉडर्न टाइप ऑफ टर्बाइन. तो मॉडर्न टाइप्स ऑफ टर्बाइन जो है उसमें हम यही टाइप के कंपाउंडिंग यूज करते हैं. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, इसके जो फर्स्ट इसका जो अपना पहला वाला ये जो रहता है अपन ने कॉन्सेप्ट बोलते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग. सेम वेलोसिटी कंपाउंडिंग जैसे इसमें स्टेजेस रहती, कौन सी देखो, वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या रहता है, एक नोजल, फिर मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड. तो अगर हम सिर्फ 2 स्टेज कर्टिस टरबाइन हम कंसीडर करें, 2 स्टेज कर्टिस टरबाइन मतलब जिसमें मूविंग ब्लेड्स के दो सेट रहे, 2 स्टेज कर्टिस टरबाइन से मिलकर यहाँ पर एक स्टेज बनता है किसका, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग का. ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही चीज है, नोजल है, मूविंग ब्लेड है, फिक्स ब्लेड है, मूविंग ब्लेड है. ये कहाँ पे था, कर्टिस टरबाइन का. बट कर्टिस टरबाइन के हम नंबर ऑफ स्टेजेस यूज करते हैं यहाँ पर प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में. तो ईच स्टेज ऑफ प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्टिस स्टेज. ठीक है, ये कंप्लीट स्टेज को क्या बोलते हैं, कर्टिस स्टेज बोलते हैं. नोजल, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, दिस वन स्टेज इज कॉल्ड एज कर्टिस स्टेज. एंड यहाँ पर प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में नंबर ऑफ कर्टिस स्टेजेस हम यूज करते हैं, क्योंकि पहला वाला स्टेज अगर हम कंसीडर करें तो इट इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट कर्टिस स्टेज कंसीडर करें तो इट इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी कंपाउंडिंग ओनली. देखो यहाँ पे, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे नोजल में एक बार प्रेशर ड्रॉप हो गया, वो प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, उसके बाद फर्दर प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, नोजल में एक बार ड्रॉप होने के बाद, बट वेलोसिटी यहाँ पे स्टेजेस में ड्रॉप हो रहे थे. यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी तो कंपाउंड हो रही है पर प्रेशर कंपाउंड नहीं हो रहा है. तो अब फर्दर हमको प्रेशर को भी कंपाउंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम कर्टिस स्टेज आगे भी लगा देंगे. तो क्या होगा उससे, अब जो लो प्रेशर में स्टीम फर्स्ट कर्टिस स्टेज से एंटर हुई वो फर्दर और लो प्रेशर में जाएगी बाय गोइंग थ्रू द नोजल, और नोजल से जाने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और फर्दर प्रेशर ड्रॉप होगा. ठीक है, और फिर उसको मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड से पास करेंगे, मूविंग ब्लेड से पास करेंगे तो फर्दर और उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा. और क्योंकि इम्पल्स टरबाइन है तो यूनिफॉर्म गैप हमने मेंटेन किया ब्लेड्स के बीच में, तो मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड के बीच में प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा. बट यहाँ पर नोजल एक से ज्यादा है, अनलाइक वेलोसिटी कंपाउंडिंग. तो जितने नोजल लगाएंगे हम, नोजल के सेट बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर कंपाउंड होता है, जैसे हमने प्रेशर कंपाउंडिंग में देखे. तो वहाँ पे इस तरीके से वेलोसिटी कंपाउंडिंग तो हो ही रहा है मूविंग ब्लेड्स में, साथ ही साथ हर एक कर्टिस स्टेज में क्या होगा, प्रेशर भी कंपाउंड हो जा रहा है. प्रेशर कंपाउंड होना मतलब प्रेशर स्टेजेस में रिड्यूस होना, वेलोसिटी कंपाउंड होना मतलब वेलोसिटी स्टेजेस में रिड्यूस होना.
तो इस तरीके से हम प्रेशर और वेलोसिटी दोनों को कंपाउंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द नंबर ऑफ कर्टिस स्टेज। और हम नंबर ऑफ कर्टिस स्टेज कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे, टिल द स्टीम एग्जिट द मूविंग ब्लेड्स एट द कंडेंसर प्रेशर। तो उसके हिसाब से हम कंडेंसर प्रेशर तक उसको स्टेजेस हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। यहाँ पर देखो दो स्टेज, यहाँ पर भी दो स्टेज ही लिए हैं, उधर भी यही सेम चीज है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। और यहाँ पे हर एक स्टेज को हम कॉमन की से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, शाफ्ट से। इन दिस मेथड of compounding, both the pressure and velocity compounding methods are utilized. The total drop in steam pressure is carried out in two stages and the velocity obtained in each stages is also compounded. Okay. नॉर्मली इसमें 2 स्टेज ही यूज करते हैं प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में, 2 से ज्यादा स्टेजेस कर्टिस के नहीं यूज करते, ठीक है। द रिंग ऑफ नोजल्स आर फिक्स्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्टेज एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेज। प्रेशर मतलब नोजल में ही सिर्फ प्रेशर ड्रॉप होता है, बाकी मूविंग ब्लेड्स और फिक्स ब्लेड्स में प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द इंपल्स टर्बाइन। ओके, so this is all about pressure and velocity compounding and all the types of compounding. I hope you have understand everything. If you have any doubt, you can ask.